Good evening, guys. Hope so you all are well at your home because कोविड का टाइम चल रहा है तो आई थिंक कॉलेज वगैरह जो है आप लोगों के सभी बंद ही है. सो लेट्स स्टार्ट. दिस इज़ माय फर्स्ट ऑनलाइन वीडियो, ऑनलाइन क्लास. सो चलिए बात करते हैं बिकॉज अभी फार्मेसी का फिफ्थ सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला है तो ये वीडियो जो है स्पेशली फिफ्थ सेमेस्टर वाले स्टूडेंट के लिए ही है एंड फॉर द नर्सिंग जो कि मतलब अभी अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं. सो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम. हमारा आज का टॉपिक है हीमोडायनेमिक्स एंड इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ द हार्ट. नाउ हीमोडायनेमिक्स एंड इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट में तो पहले हम यहाँ देखते हैं कि हमें पर्टिकुलर किसी टॉपिक या कोई भी ड्रग को स्टडी करने से पहले, बिकॉज फार्माकोलॉजी में हम जब बात करते हैं तो हम बात करते हैं ड्रग्स के बारे में, राइट. अब जो ड्रग्स है तो ड्रग का इफेक्ट कहाँ पे आएगा? डेफिनेटली किसी न किसी ऑर्गन के ऊपर आएगा. अब वो ऑर्गन जो है उसके बारे में यदि आपको एनाटॉमी पता है, उसकी फिजियोलॉजी पता है, तो आप बहुत इजीली जो है वो ड्रग को उस ऑर्गन के साथ में कोरिलेट कर सकते हैं. ओके गाइज, तो इसलिए यदि कार्डियक चैप्टर पढ़ रहे हैं या कार्डियोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं तो जो भी ड्रग्स उस पर यूज़ होने वाली है, जिस भी ड्रग का इफेक्ट हमको देखना है, तो डेफिनेटली हार्ट के किसी न किसी पार्ट पे ये वर्क कर रही होगी. तो हमें यही चीज़ देखनी है, पर वो चीज़ हमें तब पता चलेगी जब हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी कि हार्ट का स्ट्रक्चर कैसे होता है, हार्ट में कैसे वर्किंग होती है. ओके, तो आज का हमारा टॉपिक जो है इसलिए हीमोडायनेमिक्स और इसकी इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी है. इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी जो है आगे भी आपको आने वाले जो टॉपिक्स है फार्माकोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा एंड इवन हीमोडायनेमिक्स भी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. आज का टॉपिक है हीमोडायनेमिक्स एंड इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ द हार्ट. अब हीमोडायनेमिक्स जो होता है गाइज, उससे पहले एक चीज़ और आपको यहाँ बता दूँ कि आपको यहाँ इस टॉपिक में, इस वीडियो में जो है हीमोडायनेमिक्स के बारे में, फिजियोलॉजी ऑफ द हार्ट के बारे में, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड के बारे में, कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट और कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ है. ये टॉपिक जो है इतना ज़्यादा लेंथी नहीं है एंड उतना ज़्यादा जो है वो लेंथ भी नहीं है इस टॉपिक का, बट फिर भी जो है ये इनिशियल है, बेसिक है, दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग विथ यू ऑल. ओके, तो गैस चलिए स्टार्ट करते हैं. मैं अपने स्टूडेंट्स को जो है सबसे पहले जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो तो उसमें वर्ड को बाइफरगेट करना सिखाता हूँ. ओके, कि लाइक जैसे यहाँ पे हीमोडायनेमिक्स है. अब हीमोडायनेमिक्स का मतलब क्या है? हीमो का मतलब होता है, इट रिलेट करता है किससे? हीमोग्लोबिन से, राइट. और हीमोग्लोबिन में क्या होता है, जब भी हम बात करते हैं कि ब्लड के बारे में हम बात करते हैं तो हम उसमें कंटेंट चेक करते हैं कि उसमें हम हीमोग्लोबिन काउंट कितना है वो निकालते हैं. मतलब हम ब्लड के बारे में बात कर रहे हैं, आरबीसीज के बारे में बात कर रहे हैं. ओके, तो इसलिए हीम का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे ब्लड हो गया. और जहाँ भी आपको हीमो करके वर्ड आता है इसका मतलब ये रिलेट करता है किससे? पर्टिकुलर ब्लड से रिलेट करेगा. डायनामिक्स का मतलब होता है कि कोई चीज़ का मोशन में होना या किसी चीज़ का मोटाइल होना. ओके, तो कोई भी चीज़ यदि मोशन में है या गति में है उसको हम कहते हैं डायनामिक्स. तो ब्लड का डायनामिक होना. ओके, अब ब्लड डायनामिक कब होगा? जब वो ब्लड वेसल्स के अंदर जो है वो जा रहा होगा, राइट. ब्लड वेसल्स के अंदर जब वो मूव कर रहा होगा तो डिफरेंट फैक्टर्स को अफेक्ट भी करते हैं. तो गैस उसको हम बाद में पढ़ने वाले हैं. पहले देखते हैं कि जब ब्लड जो है फ्लो होता है, इसी को हम कहते हैं हीमोडायनेमिक्स, राइट. और बॉडी के अंदर हार्ट जो है ये मेन ऑर्गन होता है जो कि ब्लड को पंप करता है पूरी बॉडी के अंदर. ओके, ये पर्टिकुलर प्योर ब्लड को बाहर की तरफ मतलब बॉडी में भेजता है, सिस्टम की तरफ भेजता है और इम्प्योर ब्लड को रिसीव करता है. ओके, तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारा हार्ट, राइट. तो हीमोडायनेमिक्स में हेल्प करता है हार्ट, राइट, बिकॉज इट इज़ अ पंपिंग सेंटर फॉर द ब्लड, राइट. अब बात करते हैं कि हार्ट के बारे में, इसकी बेसिक एनाटॉमी और उसकी फिजियोलॉजी को जानना. ओके, वैसे तो ये एचएपी का सब्जेक्ट है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का, बट फिर भी यहाँ पे बेसिक्स हम स्टार्ट कर रहे हैं. ओके, तो ये बेसिक्स आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, राइट. तो अब यहाँ पे नेक्स्ट आपको यहाँ जो डायग्राम दिख रहा है, ओके, इस डायग्राम में ये हार्ट का डायग्राम है. आप सबने देखा है ऑलरेडी, जो लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं उनको ऑलरेडी पता है. तो हार्ट में, ओके, पहले बात करेंगे इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं. तो डेफिनेटली हार्ट को यदि आप देखें तो लाइक आप अपनी जो हाथ की मुट्ठी होती है ना,
फीस्ट जिसको हम कहते हैं, इसको आप यदि बंद कर लो तो बस इतना ही बड़ा आपका हार्ट होता है, राइट। नाउ हार्ट यदि बाहर से देखा जाए, बाहर से क्या पूरा जो होता है ये मायोजेनिक होता है, मतलब मसल्स का बना होता है, ओके, इसमें कोई बोन्स वगैरह नहीं होती, राइट। तो हार्ट जो है ये मायोजेनिक है, मसल्स का बना हुआ है, राइट। एंड इसके अंदर जो मसल्स होती हैं या मसल्स फाइबर्स होते हैं, ओके, इसको हम कहते हैं मायोकार्डियम, राइट। मायो मीन्स होता है मसल्स एंड कार्डियम मीन्स होता है हार्ट, ओके। तो यहाँ पे आपको एक टर्म और मिला, दैट इज मायो। तो जहाँ भी टर्म मायो आता है इसका मतलब है कि ये मसल से रिलेटेड है। एंड कार्डियम आपको पता है कि कार्डियम मतलब हार्ट होता है, ओके। इट्स कॉल्ड, इसके जो फाइबर होते हैं वो मायोकार्डियम कहलाते हैं। अब इसकी बेसिक एनाटॉमी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो बेसिक एनाटॉमी में इसमें 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 एट्रिया होते हैं, 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। दोनों एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में कुछ यहाँ पे वॉल होते हैं, ओके। लेफ्ट वाले साइड को हम कहते हैं बाइकस्पिड और राइट वाला साइड होता है ट्राइकस्पिड का। तो लेफ्ट वाले को मिट्रल वॉल भी हम कहते हैं, ओके। नाउ इसमें कुछ वॉल जो होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, अवोटा के अंदर होते हैं या पल्मोनरी आर्टरी के अंदर होते हैं, ओके। तो ये सब चीज़ें आपने ऑलरेडी स्टडी करी हुई है, इसलिए इसमें ज़्यादा मैं इसमें फोकस नहीं कर रहा हूँ, ओके। बस यहाँ पे आपको जो है ध्यान रखना है कि बिकॉज हम बात किसकी कर रहे हैं, हीमोडायनेमिक्स की, मतलब ब्लड के फ्लो की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि ब्लड जो रिसीव होता है, इम्प्योर ब्लड हार्ट के अंदर, ये कहाँ से होता है, ये होता है आपका इन्फीरियर वेना कावा एंड सुपीरियर वेना कावा। दोनों से ब्लड जो है यहाँ रिसीव होगा। रिसीव होने के बाद ये आएगा राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होता है, यहाँ पे जो ट्राइकस्पिड वॉल है ये ओपन हो जाएंगे और जो ब्लड है वो कहाँ चला जाएगा, वेंट्रिकल के अंदर। तो जिस समय यहाँ पे एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था उस समय यहाँ वेंट्रिकल क्या करते हैं, रिलैक्स करते हैं, राइट। और ये कुछ जो ड्यूरेशन होता है ये कुछ मिली सेकेंड का ही होता है, ओके। तो यहाँ पे अब जो आपका इम्प्योर ब्लड है वो यहाँ आ गया है राइट वेंट्रिकल में। नाउ यहाँ से जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो कहाँ जाएगा, ये पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जाएगा। पल्मोनरी आर्टरी यहाँ पे ये कहाँ जाएगी, आपकी लंग्स के पास जाएगी, जहाँ पे प्यूरिफिकेशन का काम किया जाएगा, ओके। प्यूरिफाई होने के बाद में जो ब्लड है ये कहाँ पे आएगा, आपका पल्मोनरी वेन के अंदर आएगा, राइट। और पल्मोनरी वेन जो होती है ये खुलती है कहाँ पे, लेफ्ट एट्रिया के अंदर। अब लेफ्ट एट्रिया जो है इसने ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव किया है, ओके। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जैसे ही रिसीव होता है ये जाता है कहाँ पे, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। लेफ्ट वेंट्रिकल जैसे ही यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट होगा तो आप यहाँ देख पा रहे हो कि यहाँ जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल है इनका जो शेप है ये स्पेसिफिक शेप है, राइट। ये ऊपर से नीचे जब ब्लड आता है तो ये ओपन हो जाते हैं, बट यहाँ से कोई चीज़ यदि वापस जाएगी तो ये क्लोज हो जाएंगे। तो डेफिनेटली यहाँ पर ये जो बाइकस्पिड वॉल है ये क्लोज हो जाते हैं, ओके, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करता है। एंड कॉन्ट्रैक्शन के टाइम अब केवल यहाँ ओपन कौन सा है, जो एवोटा वाला जो वॉल है ये ओपन है केवल, ओके। तो यहाँ से ब्लड कहाँ चला जाता है, एवोटा के अंदर चला जाता है और एवोटा से फिर पूरे सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, मतलब बॉडी टिश्यू के अंदर ये चला जाता है। इस तरह से यहाँ पे होता है सर्कुलेशन इन द हार्ट, राइट। अब हार्ट के अंदर ये सर्कुलेशन तो हो गया। अब बॉडी के अंदर जब जाता है, मतलब पूरे सिस्टम में जाता है, सिस्टम के बाद में पूरे टिश्यूज़ में जाता है, सेल्स के अंदर जाता है। तो सेल्स के अंदर जाने के बाद इसका वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन जो है टिश्यू के द्वारा यूज़ कर ली जाती है और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो अगेन आपका ब्लड में आ जाता है। और अगेन यहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये फिर से इन्फीरियर वेना कावा एंड सुपीरियर वेना कावा से राइट एट्रियम में आता है। तो ये पूरा प्रोसेस जो है ये चलता रहता है, ओके। तो दिस इज बेसिक फिजियोलॉजी ऑफ द हार्ट एंड एनाटॉमी ऑफ द हार्ट, राइट। तो ये यहाँ पे मैंने आपको जो ब्लड सर्कुलेशन है ऑलरेडी यहाँ पे मैंने बता दिया था, ओके। तो ये आपका एक प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन के थ्रू आपको यहाँ दिख पाएगा कि कैसे जो है यहाँ पे ब्लड सप्लाई होती है हार्ट के अंदर, राइट। दूसरी चीज़, जब भी यहाँ से यदि आप देखोगे इसको एनाटॉमिकली, तो जो लेफ्ट एट्रियम है एंड लेफ्ट वेंट्रिकल है, तो लेफ्ट एट्रियम वेंट्रिकल में प्योर ब्लड होता है। और जैसे ही यहाँ से वेंट्रिकल की यदि बात करूँ लेफ्ट की, तो यहाँ इसका देखिए साइज जो है ना थोड़ा कम है और इसकी जो वॉल है थोड़ी थिक है, ओके। लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल थिक होने के पीछे एक रीज़न है, बिकॉज
यहाँ से इस वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाना है, एवोर्टा के अंदर, राइट। और एवोर्टा को ब्लड कहाँ सप्लाई करना है, पूरी बॉडी में, ओके। तो पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई करना है तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या होना चाहिए, पूरा इसको सर्कुलेट होने के लिए उतना पंपिंग होना चाहिए, उतना प्रेशर यहाँ पे जाना चाहिए, तभी ये यहाँ पे वर्क कर पाएगा। ओके गाइज, नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे, एक समराइज फॉर्म में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपको यहाँ पे जब भी अपने नोट्स बनाने हैं, राइट, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने जो है बिल्कुल एक पैराग्राफ के फॉर्म में लिख दिया हो, ओके। वो पैराग्राफ के फॉर्म में आपको यहाँ पे इनपुट नहीं देना है, आपको यहाँ इनपुट देना है कि आगे वाले पर्सन को भी समझ में आए, राइट। तो यहाँ पे जैसे आपको एक रे डायग्राम दिखाई दे रहा है, ओके, तो इस रे डायग्राम के फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हो या बना सकते हो। जिन भी पर्सन को नोट्स बनाना है वो नोट्स पे बना सकता है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो आप, ओके। तो यहाँ मैंने एक प्रोसेस जो है इसको समराइज कर दिया है, ओके, कि इन्फीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, जो यहाँ पे आपको ब्लू कलर की जो एरो दिखाई दे रहे हैं ये इम्प्योर ब्लड के लिए है। तो राइट एट्रियम, ट्राइकस्पिड, देन राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्टरी, लंग्स, पल्मोनरी वेन, लेफ्ट एट्रियम, बाइकस्पिड वॉल। अब यहाँ पे ये रेड कलर के जो मार्क है दैट इज द प्योर ब्लड, राइट। लेफ्ट वेंट्रिकल, अवोटा, सिस्टमिक सर्कुलेशन, सेल्स एंड टिश्यू, एंड अगेन इन्फीरियर एंड सुपीरियर वेना कावा। तो गाइज ये पूरा एक तरह से जो है ना आपको ब्लड का सर्कुलेशन जो है यहाँ इजी तरीके से आप एक ही पेज के अंदर बता पाओगे, ओके। अब हम इसकी बात कर लेते हैं कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज की, राइट। ब्लड से रिलेटेड या हार्ट से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं। फर्स्ट होता है ब्लड प्रेशर। अब ब्लड का प्रेशर है, राइट। प्रेशर आपको पता है कि किसी चीज़ को यदि आप प्रेस करते हो, मान लीजिए कोई दीवार है या कोई मेम्ब्रेन है, इसको आप प्रेस करते हो तो क्या होता है, वो उस पर इम्पैक्ट होता है, राइट। तो यहाँ भी क्या होगा, ब्लड के थ्रू जो प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है, जो इम्पैक्ट अप्लाई किया जा रहा है, वो कहलाता है ब्लड प्रेशर। अब ये जो ब्लड है ये प्रेशर कहाँ अप्लाई करेगा, डेफिनेटली ब्लड वेसल्स के ऊपर अप्लाई करेगा, ओके। तो ब्लड जैसे ही हार्ट से निकलता है तो जितनी भी आर्टरीज होती हैं, जितनी भी वेंस होती है, वो सब पे प्रेशर अप्लाई करता है। जैसे होता है ना कि आपने कोई पंप है वो चालू कर दिया पानी का, एंड जो पाइप है वो थोड़ा सा उसकी जो लेयर है वो डेलिकेट है, ओके, इलास्टिक है, तो डेफिनेटली क्या होगा, वो उसके ऊपर प्रेशराइज पड़ेगा, प्रेशर होगा। तो इसी को हम कहते हैं यहाँ प्रेशर होना। तो दैट्स कॉल्ड द ब्लड प्रेशर, ओके। हर चीज़ को आप समझिएगा, कोई चीज़ आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, ओके। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट है कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट मतलब आपका आउटपुट का मतलब होता है कि कितना ब्लड बाहर आ रहा है। अब डेफिनेटली बाहर कहाँ से आएगा, तो हार्ट से आएगा बाहर, राइट। तो कार्डियक आउटपुट ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ द ब्लड पम्प्ड फ्रॉम ईच वेंट्रिकल पर मिनट, ओके। हर मिनट कितना ब्लड हार्ट से मतलब वेंट्रिकल से पंप आउट किया जा रहा है उसको हम कहते हैं कार्डियक आउटपुट। अब कार्डियक आउटपुट का वैल्यू कितना होता है, राइट, ये डिपेंड करेगा इसके स्ट्रोक वॉल्यूम के ऊपर एंड हार्ट रेट के ऊपर। स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब है अमाउंट ऑफ द ब्लड पम्प्ड बाय वेंट्रिकल पर बीट, ओके। हर एक बीट में कितना ml ब्लड जो है वो पम्प्ड हो रहा है उसको हम कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। और हार्ट रेट का मतलब होता है कि ऐसे नोड जो हार्ट बीट प्रोड्यूस कर रहा है, ओके, इसको हम कहते हैं बीट्स पर मिनट। इसका यूनिट भी होता है बीपीएम, ओके। तो बीट्स पर मिनट इसको कहते हैं हार्ट रेट। तो कार्डियक आउटपुट जिसका यूनिट है ml पर मिनट, तो ये होता है स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय हार्ट रेट, ओके। अब यदि बात करें कि हम एवरेज स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है, तो एवरेज स्ट्रोक वॉल्यूम का जो कैलकुलेशन है वो है 70 to 80 ml पर बीट। हर बीट में 70 to 80 ml ब्लड जो है वो पंप आउट होता है, राइट। अब हार्ट रेट एवरेज कितना होता है, 70 बीट्स पर मिनट, ओके। तो यदि दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए 70 मल्टीप्लाइड बाय 80, तो यहाँ पे आपको मिलता है 5600 ml पर मिनट। और लीटर की बात करें तो 5.600 लीटर्स पर मिनट। मतलब आपका जो कार्डियक आउटपुट है वो कितना है, लगभग 5.5 लीटर पर मिनट।
तो हर मिनट में 5.5 लीटर ब्लड जो है वो बाहर की तरफ जा रहा है, कार्डिक आउटपुट है आपका। ओके, तो ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज थी। हालांकि टर्मिनोलॉजीज कुछ और भी हैं, मतलब जब आप ब्लड प्रेशर के बारे में पढ़ोगे तो ब्लड प्रेशर में और भी कई सारे फैक्टर्स हैं जो कि ब्लड प्रेशर को अफेक्ट करने वाले होते हैं, तो वो नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। अभी केवल जो बेसिक चीज़ें हैं जो आपके काम की, जो इस चैप्टर में काम में आएगी, वही चीज़ें हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। ओके, इसके बाद में हम बात करेंगे कंडक्शन सिस्टम इन द हार्ट। हार्ट में कंडक्शन सिस्टम कैसे काम करता है। ओके, तो बात कर लेते हैं कि इस कंडक्शन सिस्टम में कौन कौन से ऐसे पार्ट है जो कि इन्वॉल्व होते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको पता है पेस मेकर। ओके, पेस मेकर जिसको हम कहते हैं एसए नोड, राइट। एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिज, बंडल ब्रांचेस एंड परकिंजे फाइबर। यहाँ पे जो आप येलो कलर में दिख रहे हो ये है आपका एसए नोड, मतलब साइनस नोड जिसको हम कहते हैं, एक तरह का साइनस है ये, ठीक है ना। देन इसके बाद होता है यहाँ पे एवी नोड। एवी नोड के बाद में होता है बंडल ऑफ हिज, देन परकिंजे फाइबर्स, राइट। अब बात करते हैं कि जो ऐसे नोड होता है, ऐसे नोड अपने आप जो है वो कैसे रिदमिसिटी जनरेट करता है, कैसे हार्ट को जो है वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कॉज करवाता है। ओके, जो कॉन्ट्रैक्शन होता है हार्ट के अंदर उसको हम कहते हैं सिस्टोल, एंड जो रिलैक्सेशन होता है उसको कहते हैं डायस्टोल। ओके, तो हार्ट की प्रॉपर्टी हो गई कॉन्ट्रैक्शन करने की, मतलब सिस्टोल करने की, एंड डायस्टोल करने की, मतलब रिलैक्स करने की, राइट। तो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में ये किस वजह से होता है, इट इज़ ड्यू टू ऑफ द एसए नोड, राइट। अब एसए नोड जो होता है इसको हम पेस मेकर कहते हैं। पेस मेकर का मतलब होता है जो गति को नियंत्रित करता हो, राइट। कभी ज़्यादा भी हो सकती है, कभी कम भी हो सकती है। आपने सुना होगा कि कभी किसी का हार्ट जो है ना बहुत तेज़ी से बीट कर रहा है, कभी किसी कम कर रहा है। यदि ज़्यादा कर रहा है तो उसको हम कहते हैं टेकीकार्डिया। ओके, टेकीकार्डिया, टेकी मतलब होता है फास्ट और कार्डिया मतलब हार्ट। तो हार्ट के अंदर यदि फास्ट बीटिंग होती है इसको हम कहते हैं टेकीकार्डिया, एंड ब्रेडिकार्डिया का मतलब होता है बीट्स का कम होना। ओके, तो ऐसे नोड जो होता है इसमें कुछ फाइबर प्रेजेंट होते हैं जिसको हम कहते हैं ऑटोमेटिक फाइबर। ओके, ऐसे नोड के अंदर और एवी नोड के अंदर ये होते हैं ऑटोमेटिक फाइबर्स। तो हार्ट के अंदर ऑटोमेटिक और नॉन ऑटोमेटिक दोनों तरह के फाइबर प्रेजेंट होते हैं। ऑटोमेटिक फाइबर जो होते हैं, ऑटोमेटिसिटी का मतलब होता है जो ऑटोमेटिक चालू हो जाए, ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाए, उसको किसी तरह के स्टिमुलस की ज़रूरत ना पड़े। ओके, तो यहाँ ऐसे नोड जो है ये भी अपना ऑटोमेटिक फाइबर की वजह से रिदमिसिटी को मेंटेन करके रखता है। ओके, और टिल द डेथ ये बिल्कुल अपना काम करता रहता है, चाहे आप सो रहे हो या जाग रहे हो। ओके, ये कभी नहीं रुकता, राइट। इसलिए हार्ट के ऊपर इसके खुद का कंट्रोल है। ओके, मायोजेनिक होने की वजह से। तो चलिए बात करते हैं, ऐसे नोड हो गया, एवी नोड हो गया। एवी नोड जो होता है ये प्रेजेंट होता है एट्रिया और वेंट्रिकल, मतलब लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के दोनों के बीच में सेप्टम पे। ये जो बीच वाला पार्ट आप देख रहे हो उसको बोलते हैं सेप्टम। तो सेप्टम वाले पार्ट में ये प्रेजेंट होता है। ओके, तो ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होता है और बहुत जल्दी जो मैसेज वहाँ से आता है, जो इम्पल्स आती है उसको ट्रांसमिट करता है बंडल ऑफ हिज की तरफ। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हो जो एरो आपको दिख रहे हैं ऐसे नोड से एवी नोड की तरफ जाते हुए और राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम की तरफ जाते हुए। तो जैसे ही ऐसे नोड से इम्पल्स जाती है तो सबसे पहले जाती है राइट एट्रियम में, बिकॉज राइट एट्रियम जो होता है उसी में, उसी की मसल्स में, उसी की वॉल में प्रेजेंट होता है ऐसे नोड। तो सबसे पहले इम्पल्स इसको मिलती है, कुछ मिली सेकेंड बाद ये लेफ्ट एट्रियम के पास जाएगा। ओके, यदि जनरली हम उसको देखना चाहे, समझना चाहे तो हमको समझ में नहीं आएगा, इतना कम उसका सेकंड होता है। तो बहुत जल्दी वो लेफ्ट एट्रियम के पास ही पहुंच जाएगा और उसी ड्यूरेशन में ये पहुंच जाएगा एवी नोड के पास। तो दोनों एट्रिया जब उनके पास में इम्पल्स आएगी तो दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होंगे। ओके, इसी बीच इम्पल्स कहाँ पहुँच गई आपकी, एवी नोड के पास। नाउ जो एवी नोड है, एवी नोड क्या करता है, ट्रांसमिट कर देता है। ये कहाँ ट्रांसमिट करेगा, परकिंजे फाइबर की तरफ एंड बंडल ऑफ हिज की तरफ। तो बंडल ऑफ हिज से होती हुई ये जाती है परकिंजे फाइबर में। अब जो परकिंजे फाइबर है इसका आप स्ट्रक्चर यदि आप देखो तो नीचे की तरफ यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, अपेक्स दिख रहा है। ये जो पार्ट होता है इट इज़ कॉल्ड द अपेक्स ऑफ द हार्ट। ओके, तो जैसे ही यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ गया फाइबर, राइट, तो जब भी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होता है ये यहाँ से और यहाँ से जो एरो आपको दिखाई दे रहा है
ये दोनों तरह से कांटेक्ट होता है, तभी आपका जो ब्लड है वो नीचे से ऊपर की तरफ यहाँ मूव ऑन करता है। यदि सपोज करिए कि यदि पहले यहाँ मूव ऑन करेगा तो डेफिनेटली ब्लड यहाँ नहीं जाने वाला, ये नीचे ही आएगा। तो यहाँ क्या होता है, ये नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं इम्पल्स। ओके, तो इसलिए जो ब्लड है, चाहे लेफ्ट की बात करूँ या राइट की बात करूँ, तो यहाँ से ब्लड इसलिए ऊपर की तरफ यहाँ मूव ऑन करता है। ओके, तो गाइस ये हमारी बातें हो गई कंडक्शन सिस्टम इन द हार्ट। ओके, कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट में यदि और डिटेल में यदि हम बात करें तो हमारे पास में मैंने यहाँ कुछ समरी दे के रखी हुई है आपको। एसए नोड और एट्रियल मसल्स, द नेवी नोड, बंडल ऑफ हेज, बंडल ब्रांचेस, पर्किंजे फाइबर, ये आपको मैंने जो आप नोट्स बनाते हो ना, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे इस टाइप से मैंने लिखा हुआ है कि जब भी आप नोट्स बनाओ तो इसको आप इसी तरह से डायग्राम के फॉर्म में ये बनाओगे तो आपको भी समझने में ज़्यादा ईजी होगा, याद करने में ज़्यादा ईजी होगा। ओके गाइज, तो अब चलते हैं एक्शन पोटेंशियल और उसकी फिजिक्स की तरफ। एक्शन पोटेंशियल होता क्या है? ओके, तो जैसे मैंने कहा था कि एसए नोड जो है वो इम्पल्स को जनरेट कर रहा है, राइट। अब एसए नोड इम्पल्स को जनरेट यदि कर रहा है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ एक्शन तो हो रहा होगा। एक्शन कौन करा रहा है? ये पोटेंशियल करा रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस करा रहा है। ओके, तो एग्जैक्टली जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है या जो पोटेंशियल होता है जो कि किसी इम्पल्स को जनरेट कर सकता हो या थ्रेशोल्ड को जनरेट कर सकता हो, वो कहलाता है एक्शन पोटेंशियल। ओके, अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये आएगा कहाँ से? राइट, हमारी जो मेम्ब्रेन है, अब मेम्ब्रेन के लिए आप देखो तो मेम्ब्रेन तो रेस्टिंग कंडीशन में यदि आप कुछ काम नहीं कर रहे हो तो, बट स्टिमुलस कैसे आया इसमें? स्टिमुलस आने के लिए यहाँ कुछ फेजेस हैं। ओके, इन फेजेस के नाम है फेज 0, इसको हम कहते हैं डीपोलराइजेशन फेज। ओके, इसके बाद में होता है फेज 1 जिसको हम कहते हैं आइसोइलेक्ट्रिक लेवल। फेज 2 इसको हम कहते हैं प्लेटिव फेज। ओके, इसके बाद इसमें फेज 3 और फेज 4 और भी हैं जो नेक्स्ट पेज के ऊपर है। पहले हम देख लेते हैं फेज 0 डीपोलराइजेशन क्या होता है। तो गाइस आपको पता होगा कि डीपोलराइजेशन आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा ऑलरेडी कि मेम्ब्रेन में जब भी कोई इम्पल्स आगे की तरफ मूव ऑन होता है तो उसमें सबसे पहले डीपोलराइजेशन का होना ज़रूरी है। अब सोचिए कि यदि आप रेस्ट पे हैं, ओके, रेस्टिंग कंडीशन में, तब आपकी मेम्ब्रेन कोई भी काम वहाँ पे नहीं कर रही है तो डेफिनेटली स्टिमुलस की ज़रूरत होगी। ओके, जैसे ही कुछ स्टिमुलस मिलता है तो मेम्ब्रेन में सोडियम पोटेशियम पंप होता है, राइट। जैसे ही इम्पल्स होती है, जैसे ही स्टिमुलस मिला तो ये सोडियम पोटेशियम पंप जो है, इनकी जो पोलैरिटी होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, राइट। अब पोलैरिटी यदि डिस्टर्ब हो गई मतलब क्या हो गया? वो डीपोलराइज हो गया। ओके, इसी डीपोलराइज होने की वजह से जो सोडियम होता है और जो पोटेशियम होता है ये रैपिडली चेंज होते हैं। ओके, जब ये रैपिडली चेंज होंगे, अंदर और बाहर की तरफ होंगे, तो इससे क्या होता है? एक इम्पल्स जनरेट होती है। मतलब आपका जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पे जो पोटेंशियल था ये होता है -90 मिलीवोल्ट। ओके, कभी कभी आपको जीपेट के जो क्वेश्चंस आते हैं तो जीपेट के क्वेश्चंस में भी आपसे कभी कभार पूछ लिया जाता है कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो कितना होता है। आंसर रहेगा -90 मिलीवोल्ट। ठीक है, जैसे ही डीपोलराइजेशन होगा तो नेक्स्ट स्टेज क्या आती है? ओवरशूट। ओवरशूट को हम कहते हैं कि जो इसका थ्रेशोल्ड है वो पहुंच चुका है +30 मिलीवोल्ट पे। ओके, तो +30 मिलीवोल्ट पे एकदम से ये इसका जो ग्राफ है ये ऊपर की तरफ जाता है, इसको हम कहते हैं ओवरशूट। अभी नेक्स्ट वाले इसमें आपको ग्राफ भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये होता है फेज 0 डीपोलराइजेशन में। नाउ फेज 1 आइसोइलेक्ट्रिक लेवल। आइसो का मतलब क्या होता है? सेम। इलेक्ट्रिक मतलब होता है चार्जेस, राइट। तो जहाँ पे चार्जेस या पोलैरिटी फिर से यदि सेम हो जाती कुछ टाइम के लिए, फॉर ए वेरी माइन्यूट टाइम, उसको हम कहते हैं आइसोइलेक्ट्रिक। नाउ फेज 2 प्लेटिव फेज। प्लेटिव फेज में थोड़ा थोड़ा जो एकदम से जो हाइक पर +30 मिलीवोल्ट पे जो ओवरशूट हुआ था, ये ओवरशूट धीरे धीरे कम होने लगता है, राइट। और इसमें कैल्शियम की एंट्री होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, जैसे जैसे कैल्शियम की एंट्री होती है तो ये नीचे की तरफ आता है ग्राफ। ओके, और इस स्टेज को हम कहते हैं रीपोलराइजेशन। ओके, तो डीपोलराइजेशन के बाद नेक्स्ट फेज आ जाता है रीपोलराइजेशन का। ओके, तो जैसे ही रीपोलराइजेशन आता है फेज 3 में, तो फेज 3 में क्या होगा? यहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप जो है ये फिर से अपनी अपनी पोलैरिटी को मेंटेन कर लेते हैं। मेम्ब्रेन के बाहर जितना सोडियम था, 3 सोडियम बाहर की तरफ होता है और 2 पोटेशियम अंदर की तरफ होता है, तो अपनी अपनी पोलैरिटी को ये फिर से क्या करते हैं? मेंटेन कर लेते हैं। तो रीपोलराइजेशन के बाद यहाँ पे फेज 3 में ये पोलैरिटी को गेन कर लेते हैं, पोलराइज हो जाते हैं, राइट। अब यहाँ आता है फेज 4।
अब यहाँ पे थोड़ा डिफरेंशिएशन है। यदि वो फाइबर ऑटोमेटिक फाइबर हुआ, ठीक है, तो जैसे ही फेज 3 से फेज 4 की तरफ ये मूव ऑन होता है, आपको यहाँ डायग्राम में भी दिख रहा होगा कि फेज 3 से फेज 4 की तरफ जैसे ये मूव ऑन होगा, तो यहाँ पे ऑटोमेटिसिटी की वजह से ये फेज 4 पूरा नहीं हो पाता और उसके पहले ही ये मूव ऑन हो जाता है कहाँ पर, ऊपर की तरफ, मतलब नेक्स्ट इम्पल्स जनरेट हो जाती है। ओके, तो इसको कहते हैं ऑटोमेटिक फाइबर। तो हार्ट में इसी तरह के फाइबर्स होते हैं जो ऑटोमेटिसिटी को जनरेट करते हैं। ओके, एंड जो नॉन ऑटोमेटिक होते हैं वो फेज 4 पे चले जाते हैं, राइट। तो इस तरह से 4 फेजेस होती हैं एक्शन पोटेंशियल की। ओके, नाउ यहाँ पे हम बात करें, जैसे मैंने फाइबर के बारे में बात की थी, तो फाइबर में ऑटोमेटिक और नॉन ऑटोमेटिक फाइबर यहाँ देख सकते हो आप, इजीली दिखाया गया है यहाँ पे। ये जो रेड मार्क आपको दिख रहा है, रेड लाइन आपको यहाँ दिख रही है, ये है ऑटोमेटिक फाइबर्स की। ओके, ये देखिए यहाँ पर जैसे ही ये फेज 3 से 4 की तरफ मूव ऑन होने के लिए हुआ, तो फेज 3 मतलब 4 पूरा पहुँचा नहीं, उसके पहले ही यहाँ पे थ्रेशोल्ड हो गया, राइट। और ये थ्रेशोल्ड में ऊपर की तरफ फिर से नेक्स्ट वेव को जनरेट कर दिया। ओके, तो ये ऑटोमेटिक है। जबकि नॉन ऑटोमेटिक के बिल्कुल स्टिप पे गया और फिर नीचे की तरफ आके ये स्टेगनेट हो गया, राइट। तो ये है नॉन ऑटोमेटिक फाइबर। इसको फिर से स्टिमुलस की जरूरत पड़ेगी बिकॉज ये फिर से -90 मिलीवोल्ट पे आ चुका है। ओके, इस तरह से हार्ट के अंदर ऑटोमेटिक और नॉन ऑटोमेटिक फाइबर दोनों ही मिलके जो है रिदमिसिटी को मेंटेन करते हैं। किसी वजह से यदि नॉन ऑटोमेटिक फाइबर ओके ये इम्पल्स देना स्टार्ट कर दें, ओके, यदि नॉन ऑटोमेटिक फाइबर भी एक्टिवेट हो जाए, तो इसकी वजह से क्या होता है, हार्ट की जो रिदमिसिटी है, हार्ट का जो रिदम है, ओके, वो रिदम चेंज हो जाता है और इसकी वजह से जो ग्राफ आप देख रहे हो ना, ये डिस्टर्ब हो जाता है और इस कंडीशन को हम कहते हैं एरिथमिया, मतलब हार्ट के अंदर रिदम का ना होना। ओके, अब बात करते हैं इसके रेगुलेशन की। रेगुलेशन, जैसे मैंने कहा था कि हार्ट जो है मायोजेनिक नेचर का होता है, इसमें खुद में ऑटोमेटिसिटी है, खुद को मेंटेन करता है ये, बट इसके बाद भी इसमें कुछ सिंपैथेटिक इनर्वेशन भी है। तो फाइबर ऑटोमेटिक है, तो आप यहीं से आप एक गेस कर सकते हो कि कौन सा नर्वस सिस्टम इसमें इन्वॉल्व होगा। ओके, ऑटोमेटिसिटी है, दैट्स वाई इसमें ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम ही इन्वॉल्व होगा डेफिनेटली, क्योंकि ऑटोमेटिक मतलब जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, एक बात आप ध्यान दीजिएगा कि जिन चीज़ों के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, ओके, वो सब किसके अंडर में आएंगे, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम के अंडर में आएंगे। ओके, एंड जिस पे आपका कंट्रोल है वो आएंगे सोमेटिक नर्वस सिस्टम के अंडर में, राइट। तो जितने भी हम इंटरनल ऑर्गन की यदि हम बात करें, तो ये सब ऑटोमेटिक फाइबर, ऑटोमेटिक इनर्वेशन वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम अब दो तरह के हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक का फंक्शन आप लोगों को ऑलरेडी पता है, पैरासिम्पैथेटिक का पता है, फिर भी मैं एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है जो आपको एक एक्साइटमेंट स्टेज में लेके आता है, पैरासिम्पैथेटिक होता है जो एक्टिविटी को डाउन करता है, राइट। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, मैं एक एग्जांपल आपको यहाँ पे दूंगा। ओके, इट इज़ जस्ट एन एग्जांपल। ओके, कि मान लीजिए किसी के सिर के बाल है ना काफ़ी बड़े हैं सपोज, ओके, और मान लीजिए वो जंगल में गया। अब वो जंगल में जाता है और सामने से अचानक है ना शेर दिख गया, ठीक है। अब शेर दिखा तो उसकी तो हालत ख़राब हो गई। ओके, अब हालत ख़राब हो गई तो यहाँ क्या हुआ, आंखें कहते हैं ना फटी की फटी रह गई, मतलब आपके जो प्यूपिल का साइज़ है वो बढ़ गया, माइड्रेसिस हो गया। ओके, आपको स्वेटिंग होने लगा, ठीक है, पसीना आने लगा, आपका गला सूखने लगा, ठीक है, आपसे मतलब टंग के थ्रू आप मतलब बोल भी नहीं पा रहे हो, ठीक है, फोनेशन नहीं हो रहा, राइट। और बॉडी पे क्यूटी सेंसराइना हो गया, जिसको हम कहते हैं रोंगटे खड़े होना। ओके, अब सोचिए रोंगटे खड़े हो रहे हो और लंबे लंबे बाल है, तो बाल यदि खड़े हो गए तो क्या होगा। ओके, सो गाइस यहाँ पे ऐसा होता नहीं है, जस्ट फॉर एग्जांपल। सो यहाँ पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम है। तो जब भी आपको लगे कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपको ध्यान नहीं आ रहा है, तो आप एक चीज़ ध्यान कर लो कि हाँ जंगल में शेर आया था और जंगल में शेर को देख के यार क्या क्या हुआ था, दैट इज़ ऑल द एक्टिविटी ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, राइट। तो यह हार्ट रेट को बढ़ा देगा ये, ओके, बीटिंग फास्ट हो जाएगा, राइट, कंडक्शन इसमें जो हो रहा था वो फास्ट हो जाएगी। जबकि पैरासिम्पैथेटिक क्या करेगा, हार्ट रेट को कम कर देगा, या हार्ट की जितनी एक्टिविटी है उसको कम कर देगा। ओके गाइस, मतलब काम डाउन करने की कोशिश करेगा। तो ये रेगुलेशन है जो कि हार्ट पर
होता है। ओके, नाउ अब हार्ट से रिलेटेड बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ की हम बात करते हैं। बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ में मैंने ऑटोमेटिक फाइबर ऑलरेडी आपको जो है ना बता दिया है, नॉन ऑटोमेटिक फाइबर भी बता दिया है। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड एंड टोटल रिफ्रैक्टिव पीरियड की। ओके, तो आपको जो यहाँ पे डायग्राम दिखाई दे रहा है, ओके, इस डायग्राम में आप यहाँ पे देखिए, ये एक इम्पल्स का डायग्राम है। ओके, इस इम्पल्स में ये फेज 0 पे था यहाँ पे, ओके, जिसको हम डीपोलराइजेशन कह रहे हैं। नाउ डीपोलराइजेशन होने के बाद ये पूरी फेजेस होके यहाँ नीचे की तरफ आ गया, राइट। अब इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में, राइट, कितना टाइम लगा, ये कहलाता है आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड। एंड इस इम्पल्स के ख़त्म होने के बाद नई इम्पल्स के स्टार्ट होने में कितना डिफरेंस है, ओके, वो कहलाएगा आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड। ओके, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड, इन दोनों को यदि ऐड कर दिया जाए तो हमारा आता है टोटल रिफ्रैक्टिव पीरियड। ओके गाइस, तो ये है आपका टोटल रिफ्रैक्टिव पीरियड, ARP एंड RRP। हालांकि इसमें अभी और भी बहुत कुछ है एक्सचेंज पोटेंशियल के ऊपर। ओके, क्योंकि इसमें यदि आप GPAT की तैयारी यदि कर रहे हो तो उसमें काफ़ी सारे कुछ वैल्यूज़ हैं, वो वैल्यूज़ के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। ओके, टर्मिनोलॉजीज़ के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, राइट। और किसी भी मेडिकल कंडीशन को यदि इससे अटैच कर दिया जाए तो उसके ऊपर क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, राइट। कि यदि किसी पर्सन का यदि हार्ट में कुछ दिक्कत है, यदि उसको अरिथमिया हो गया है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे इस वेव का पैटर्न क्या होगा। ओके, इसके बाद गाइज ECG भी आता है, जिसमें PQRST वेव्स होती हैं, राइट। तो मैं अभी PQRST वेव्स या ECG की तरफ नहीं जा रहा हूँ, आपने ऑलरेडी HAP में पढ़ा हुआ है। बाकी अब इसके बाद जो है फार्माकोलॉजी आपका स्टार्ट होगा। ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज थी, बेसिक ग्राउंड रूल्स थे जो कि हार्ट के बारे में थे। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक जो है डायरेक्टली कंजस्टिव हार्ट फेलियर पढ़ने वाले हैं। ओके, कि जो भी ड्रग्स हैं, डेफिनेटली हम फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो ड्रग्स के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। ओके गाइज, तो यहाँ कॉन्जस्टिव हार्ट फेलियर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो पहले डिसीज़ को हम देखेंगे, कॉन्जस्टिव हार्ट फेलियर होती क्या है, देन कौन सी ड्रग है जो उसके ऊपर एक्ट करती है और कैसे एक्ट करती है, क्योंकि फार्माकोलॉजी में ड्रग है उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, राइट। और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से पहले वो डिसीज़ के बारे में पता करना ज़रूरी है जिसके ऊपर ड्रग एक्ट करने वाली है, तभी आप मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को बहुत ईजी तरीके से समझ पाओगे। ओके, तो गाइज एक बार फिर कहूँगा, रटना नहीं है आपको चीज़ें समझ के चलनी है। ओके गाइज, सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।